प्रियंका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, आज है 19 सितंबर, यानी कि 19 सितंबर आज गणेश चतुर्थी है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमें पढ़ना है जेनेटिक्स। मैंने आप लोगों से सेल डिवीज़न पढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन फ्रेंड्स सेल डिवीज़न पढ़ने से पहले हमें जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आनुवांशिकी अच्छे से समझ लेंगे तभी हमें सेल डिवीज़न बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए आज हम सेल डिवीज़न ना पढ़ के आनुवांशिकी पढ़ेंगे और उसके बाद हम सेल डिवीज़न देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आज का अपना मोटिवेशनल कोड है, कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। यानी कि जैसा कि आप लोगों ने बचपन से एक कहावत सुनती आती रही होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वहीं पे यहाँ पे कहा गया कि अगर आप किसी चीज़ को करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो करते रहिए, कभी ना कभी आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, ठीक है। देखते हैं हम आज जेनेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स पढ़ने से पहले आप एक बार पीपीटी देख लीजिए। मैं कितनी सुंदर पीपीटी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इसके साथ मैं आपको बहुत विस्तृत से बहुत अच्छे से जेनेटिक्स क्या है, क्रोमोसोम, इस देखिए ये मैंने गुणसूत्र की संरचना भी बताई हुई है, किसमें कितने एनिमल्स में कितने कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, वह सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी, ठीक है। जेनेटिक्स क्या है इसको चर्चा करेंगे। इसको देखकर ऐसा लगता है कि ईश्वर महान है। अब आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ईश्वर महान है। हाँ देखिए, अब हमारे पापा जो हैं वो हमारे किसी एक भाई को बार बार प्यार ना कर लें, या हमारी किसी एक बहन को 2 बार चॉकलेट ना मिल जाए, या बार बार उसी को चॉकलेट ना मिल जाए, या बार बार वही पापा के सामने जाए, उसी को लाड दुलार प्यार मिले, इसकी व्यवस्था ईश्वर ने बहुत अच्छे ढंग से की है, बहुत महत्वपूर्ण ढंग से की है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण वर्क करता है, जिसने सबसे महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है, उसमें नाम आता है जेनेटिक्स का। कैसे? देखिए, जिस फैक्ट्री के थ्रू हमें बनवाया गया है उसमें कि हमारा फेस एक जैसे ना हो जाए, एक व्यक्ति का फेस दूसरे व्यक्ति से ना मैच कर जाए, इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जेनेटिक्स। इसकी पॉसिबिलिटी कैसे होती है? जेनेटिक्स के माध्यम से। अगर हम समझेंगे कि जेनेटिक्स क्या है तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे भाई बहन हमारे ही फेस की तरह क्यों नहीं है, क्यों उनका अलग अलग चेहरा होता है, क्यों सबके अलग अलग लक्षण होते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए हमें जेनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। देखिए, जेनेटिक्स पर तो वैसे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बड़ी बड़ी किताबें, मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं, अभी भी जेनेटिक्स पर रिसर्च चल रहा है। लेकिन हमें रिसर्च नहीं करना, हमें डॉक्टर भी नहीं बनना, हमें जेनेटिक्स के बारे में उतना ही पढ़ना है जिससे कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है। और अगर कोई हमसे जेनेटिक्स के बारे में कुछ पूछे, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हमारे अंदर जीन्स का क्या कार्य है, डीएनए क्या होता है, इन सब के बारे में हम बेसिक पढ़ते हुए चलेंगे। अब सुनिए, यदि आपका भाई सेम आप जैसा हो सकता है तो आपकी विरासत उसे मिल जाएगी, हो सकता है ना। अगर वो सेम आप जैसा, उसकी फिंगरप्रिंट आप जैसी, उसका चेहरा आप जैसा, आपकी आंखें आप जैसी, तो घर में जब बंटवारा होगा हो सकता है आप दोनों एक ही हों, एक ही जैसे हैं, और एक ही को 2 बार प्रॉपर्टी बट जाए। समझ में आया? तो ये इससे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और से लड़ाई करके आए और अगला जिससे आपकी लड़ाई हुई वो समझ ना पाए, वो आपके भाई को पीट दे। तो इसलिए नेचर्स ने जेनेटिक्स बनाया है, जिससे कि मतलब हर किसी का चेहरा अलग अलग है, हर किसी की एक्टिविटी अलग अलग है, ठीक है। नेचर कितना शानदार है इसको हम जेनेटिक्स के माध्यम से समझ सकते हैं कि हमारी प्रकृति जो है वो कितना शानदार है। देखो भाई, बात ऐसी है, जब हम सेल को ध्यान से देखते हैं, मतलब एक कोशिका को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सेल के मध्य में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। मैंने आपको बताया है कि एक कोशिका है, उसके मध्य में न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन जाल पाए जाते हैं, जिससे क्रोमैटिन थ्रेड के नाम से जाना जाता है। क्रोमैटिन थ्रेड आगे चल के गुणसूत्र बनता है। ये मैंने इसके पहले की वीडियो में आप सबको बताया है ना कि एक कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन जाल पाए जाते हैं, और यही क्रोमैटिन जाल आगे चल के सिकुड़ कर क्या बन जाते हैं? गुणसूत्र बन जाते हैं। अब देखिए, अब सुनिए, ये गुणसूत्र क्या है। तो देखिए, गुणसूत्र की संरचना कुछ इस तरह से होती है। 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये गुणसूत्र की संरचना कुछ इस तरह से होती है, जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये गुणसूत्र की संरचना है, ठीक है। गुणसूत्र की संरचना कुछ इस तरह से होती है, एक्स मॉडल, जैसे आप इंग्लिश का लेटर एक्स पढ़ते हैं उसी तरह से गुणसूत्र की संरचना होती है, ठीक है। अब आपको यह एक लॉजिक पता होना चाहिए कि वो क्या
वो लॉजिक क्या है, आपके दिमाग में यह प्रश्न आना चाहिए कि क्रोमैटिन जाल क्या वो हमेशा एक्स की ही अवस्था में रहता है? तो नहीं, आपको बता दें ये जो क्रोमैटिन जाल है ये हमेशा एक्स की अवस्था में नहीं रहता है। ये एक्स की अवस्था केवल लेता है कोशिका विभाजन के समय। जब कोशिका विभाजन होती है उसी टाइम ये एक्स की अवस्था में आता है, ठीक है। अब कोशिका विभाजन क्या है, तो कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, मियोसिस होता है, माइटोसिस होता है। कोई भी विभाजन हो लेकिन क्रोमैटिन जाल का निर्माण बस सेल डिवीजन के टाइम ही होता है, हमेशा क्रोमैटिन जाल का निर्माण नहीं होता है। मियोसिस मायोसिस क्या है ये मैं आपको सेल डिवीजन में अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। अब आप सोचेंगे होता क्या है, तो मैं बता दूं ये गुणसूत्र निर्माण हो रहा है। जब ये एक्स गुणसूत्र निर्माण हो रहा है और गुणसूत्र की कार्यात्मक इकाई डीएनए है, ठीक है। गुणसूत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है, डीएनए है। अब आप सोचेंगे ये जीन क्या है, मैंने इसके पहले आपको जीन का नाम लिया था। अब देखिए जीन क्या है, जीन गुणसूत्र है। जीन क्या है, गुणसूत्र है। गुणसूत्र से डीएनए बना, गुणसूत्र से क्या बना, डीएनए बना। समझिए, गुणसूत्र से डीएनए बना, डीएनए से डीएनए क्या है, अब आप देखिए, अब आप सोचेंगे डीएनए क्या है, तो देखिए डीएनए क्या है, डीएनए समझ लीजिए कोई ईंट है, कोई ईंट। जैसे हमारा घर बनता है, एक बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग ब्लॉक बनता है। जैसे आप देखिए छोटे बच्चों का घर जब छोटे बच्चे घर बनाते हैं तो उसमें छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। तो जो छोटे छोटे अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वही समझिए डीएनए है। ये देखिए आपको यहाँ पे डीएनए दिखाई दे रहा, ये डीएनए क्रमागत रूप से लंबा होता चला जाता है, लंबा होता चला जाता है। इसका कोई अंत नहीं है, ये लंबा होता कितना होगा, यहाँ तक 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 होगा, इसका कोई अंत नहीं है। अतः यह कह सकते हैं कि हम डीएनए की साइज को माप नहीं सकते। जिस तरह हम देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल हमारा 7 से 8 मीटर लंबा है, 7 से 8 मीटर लंबा है, 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा है, जिस तरह ये देखते हैं उसी तरह हम कह सकते हैं कि डीएनए की हम आकृति को नाप नहीं सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको समझाती हूँ ये डीएनए, जीन और गुणसूत्र क्या होता है। देखिए एक मैं आपको चित्र बनाती हूँ, 1 मिनट रुकिए। देखिए यहाँ पे बनाती हूँ, ये देखिए ये लंबी लाइन, ये मान लीजिए आपका गुणसूत्र है। क्या है ये, गुणसूत्र है, ठीक। आप देखिए 1 मिनट, ये गुणसूत्र है, तो हो गुणसूत्र गायब हो गया, ये गुणसूत्र है, ये लंबी लाइन क्या है, गुणसूत्र है। इसी गुणसूत्र में एक छोटा सा कंपार्टमेंट अलग से बना दिया, ये है आपका, सॉरी ये लंबी लाइन आपकी डीएनए है और ये हो गया आपका गुणसूत्र। अब आप कहेंगे जीन क्या है, जीन इसी का एक छोटा सा भाग, ये जीन है। ये लंबी लाइन आपका क्या हो गया, डीएनए हो गया, इसी का छोटा सा भाग ये क्या हो गया, गुणसूत्र हो गया, और इसी गुणसूत्र का छोटा सा भाग क्या हो गया, जीन हो गया। समझ में आया, गुणसूत्र कहिए, जीन कहिए, सभी की बेसिक यूनिट जो होती है वो डीएनए होती है। यहाँ से हमें एक बात पता चला, इसी डीएनए से मिलकर, ये मैंने जो यहाँ पे डीएनए बनाया, इसी डीएनए से मिलकर आपका गुणसूत्र भी बना और इसी गुणसूत्र का एक भाग जीन है। तो इन सब की बेसिक यूनिट क्या हुई, डीएनए हुई, तो हुई, इन सब की बेसिक यूनिट क्या है, डीएनए है। इसमें क्या अंतर होता है, ये अलग कैसे होते हैं, क्यों बोला जाता है कि सबके अंदर जीन अलग है। अब ये समझिए कि जीन अलग कैसे होता है। जब डीएनए को अंदर से आप जानेंगे ना, तो ये पता चलेगा, जब आप डीएनए को जानेंगे तो ये पता चलेगा कि डीएनए के अंदर 4 प्रकार के न्यूक्लियस बेस होते हैं, जिसे नाइट्रोजनस बेस के नाम से जाना जाता है। जब डीएनए को हम अंदर से देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इसके अंदर 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। कितने टाइप के, 4 टाइप के। इसको कहा जाता है ATGC, ATGC। ये 4 न्यूक्लियस बेस होते हैं किसके अंदर, जीन के अंदर, ठीक है। कहीं पे भी कुछ भी समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। मैंने कहा ये आपस में राइमिंग करते हैं। राइमिंग का मतलब क्या, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ए जो होता है एडेनिन कहते हैं इसे, ये डबल बॉन्ड टी से जुड़ा होता है यानी कि थायमिन से। और जी जो होता है इसे ग्वानिन कहते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ा होता है। एडेनिन ऑलवेज डबल बॉन्ड थायमिन से जुड़ा होता है, और जो हमारा जी है जिसे ग्वानिन कहते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ा होता है। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन से और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ा होता है, ठीक है। ये जो होता है ये हेलिक्स मॉडल होता है, ये सीढ़ी नुमा संरचना होती है, ये आप सबको पता है। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि ये कैसा मॉडल होता है, इसको क्या कहते हैं, ये सब मैं अभी आपको पढ़ के बता दूंगी, मटेरियल में वो सब लिखा है। यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिफ्रेंशिएटेड कैसे होते हैं, ये एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये 2 सीढ़ियाँ हैं,
ये दो खंभे लगे हुए हैं, डीएनए पढ़ते हैं, डीएनए समझेंगे कि डीएनए क्या है। ये दो खंभे हैं और इन दो खंभों से सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, स्टेयर्स लगी हुई हैं, स्टेयर्स लगी हुई हैं जिस पे चढ़ के हम घर पे ऊपर चढ़ते हैं। आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा। ये मान लीजिए डीएनए है और यही डीएनए आपस में लिपट जाए। लिपटेगा कैसे, ये देखिए यहाँ पे लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है, ये ऐसे यहाँ पे ये डीएनए आपस में लिपट जाए। ये डीएनए अगर आपस में लिपट गया तो इसको हम कहते हैं डबल हेलिक्स सर्कुलर मॉडल। डबल हेलिक्स सर्कुलर मॉडल। ये दो खंभे आपस में लिपट गए। अब देखिए ये लिपटते भी ऐसे नहीं है, तो कैसे लिपटते हैं वो देखिए। देखिए चारों तरफ जो है, मान लीजिए कोई बीच में एक पेन है, ठीक, एक मिनट रुकिए मैं इसको रेज करके फिर से बताती हूँ। एक आप मान लीजिए कोई तार है, ठीक, तार है और यहाँ बीच में मैंने एक पेन ले लिया, पेन। अब इसी पेन के चारों तरफ इस वायर को ऐसे 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 राउंड कर रहे हैं। जैसे आपने अमरवेल नाम सुना होगा, अमरवेल। अमरवेल जिस तरह से चपकती है, जिस तरह से पेड़ों पे चढ़ती है राउंड करते हुए ऐसे 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 ऐसे, ठीक उसी प्रकार डीएनए फोल्ड होता है। ठीक उसी प्रकार डीएनए फोल्ड होता है और इनके बीच में ATGC होता है। मैंने आपको बताया था ATGC। ये जो आप यहाँ पे बॉन्ड देख रहे हैं, यही, एक मिनट, यहाँ क्या हो रहा है आज, ये देखिए यहाँ पे जो ATGC, यही ATGC का बॉन्ड है। एडेनिन थायमिन डबल बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से हमेशा लगे होते हैं। यही ATGC है, यही ATGC है, ठीक है। अब देखिए ये सीढ़ियाँ बनी कैसे होती हैं। तो मैंने कहा ये सीढ़ियाँ एक तरफ से A और दूसरी तरफ से T लगा होता है। एक तरफ इसके मान लीजिए A और दूसरी तरफ क्या लगा है, T। एक तरफ A दूसरी तरफ T। ठीक उसी प्रकार एक तरफ G दूसरी तरफ C। ये ऑलवेज जब भी बनेंगे, अगर यहाँ पे C आया तो यहाँ पे G ही आएगा, अगर यहाँ पे T आया तो यहाँ पे A ही आएगा। यानी कि एडेनिन ऑलवेज T के साथ जाएगा, थायमिन के साथ, और गुआनिन ऑलवेज साइटोसिन के साथ ही जाएगा। ये इसका एक ऑर्डर होता है। समझ में आया इतना, ये इसका ऑर्डर होता है। अब देखिए अगला ऑर्डर, इस पर बात कर ले। जैसे कि मैंने कहा, एक मिनट, क्या हो गया, कोई ऑर्डर है, अरे यार क्या हो रहा है आज। देखिए जैसे कि मैंने कहा ये कोई ऑर्डर है, एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन, फिर थायमिन एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, साइटोसिन गुआनिन, मान लीजिए ऐसे ऑर्डर बनता क्रमगत चलता जाए। और इसको 4-4 के पार्ट में डिवाइड कर दें। कितने के पार्ट में, 4-4 के पार्ट में डिवाइड कर दें। ऐसे 4-4 के पार्ट में इसको डिवाइड कर दें, ठीक है। अब बोले ये क्या कर रहा है, बता दूं तो इसी को कहा जाता है नाइट्रोजनस बेस। आप बोलेंगे ये हमें पता है कि ये नाइट्रोजनस बेस है, तो मैं आपको बता दूं मैथ की एक समस्या है जिसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है, मैथ में आप लोगों ने सुना होगा, यानी कि एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ेगा और थायमिन एडेनिन ATGC के नाम से एडेनिन ऑलवेज थायमिन के साथ जुड़ेगा और गुआनिन ऑलवेज साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। ये किसी और के साथ नहीं जुड़ सकता। कितना भी ग्रुप बन जाए, 4 ग्रुप 6 ग्रुप 10 ग्रुप बन जाए, यही क्रम हमेशा चलता रहेगा। अर्थात ATGC के बाद आपको अब यहाँ नहीं पता है कि आपको यहाँ पे अगला क्या आएगा। यहाँ पे गुआनिन भी आ सकता है, थायमिन भी आ सकता है, साइटोसिन भी आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। ये किसी को नहीं पता होता कि अगले ग्रुप में अगला कौन सा आएगा, सेट के बाद कौन सा सेट आएगा। अब अंतिम बात सुनिए, ये जो 4-4 का जोड़ा आपने देखा, वो डीएनए का एक टुकड़ा है। डीएनए का एक टुकड़ा, 4 सीढ़ियाँ मिलाकर डीएनए का एक टुकड़ा बनता है। यहाँ पे ये देखिए आपको सामने डीएनए का एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये डीएनए का एक चित्र है, इसकी 4 सीढ़ियाँ देखिए, 1 2 3 4, ये 4 सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं। ये 4 सीढ़ियाँ, इसी की 4 सीढ़ियाँ मिलकर क्या बनता है, एक डीएनए का टुकड़ा बनता है। ये समझिए डीएनए का एक टुकड़ा है। इसी को जीन कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, जीन कहा जाता है। क्योंकि इसके अंदर एक विशिष्ट प्रकार का नाइट्रोजनस बेस ऑर्डर पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जीन के कारण आने वाले व्यवहार स्पष्ट होंगे। यही जीन निर्धारित करेगा कि हमारा व्यवहार कैसा होगा। अब जीन अलग अलग है तो इसके, ये जीन जो है ये अलग अलग है तो इसको जीनोटाइप कहते हैं। इसके फीचर भी अलग अलग होंगे, इसके फीचर, इसकी बातें, इसमें क्या क्या निर्धारित करेगा वो भी अलग होगा। और इसी तरह जीनोटाइप या निर्धारण होता है, ठीक है।
कि कौन मोटा होगा, कौन पतला होगा, कौन कैसा होगा, ये कौन निर्धारित करता है? ये जीनोटाइप निर्धारित करता है। ये डीएनए की 4 सीढ़ियाँ, इसको जीन कहते हैं। जीन के अलग अलग कैरेक्टर यानी जीन के अलग अलग फीचर्स, इसी को जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप निर्धारित करेगा कौन मोटा होगा, कौन पतला होगा, कौन काला होगा, कौन गोरा होगा, ये निर्धारण करेगा जीनोटाइप। और जीनोटाइप के इसी निर्धारण को सीनोटाइप कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा सीनोटाइप क्या है, तो जो जीन के द्वारा, उसके जीनोटाइप द्वारा हमारे रंग रूप आकृति का निर्धारण होता है, उसी को सीनोटाइप कहा जाता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। आपको जीन समझ में आ गया। अब हम देखते हैं क्रोमोसोम डीएनए से बना है। मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम किससे बना है, डीएनए से बना है। डीएनए का छोटा हिस्सा जीन होता है। जीन अल्टीमेटली किससे बना होता है, तो जीन भी तो अल्टीमेटली डीएनए से ही बना होगा। क्रोमोसोम डीएनए से बना है, डीएनए का ही छोटा हिस्सा जीन होता है, तो जीन किससे बना, जीन भी तो डीएनए से बना। अब देखते हैं गुणसूत्र किससे बना होता है, तो गुणसूत्र भी डीएनए से ही बना। गुणसूत्र किससे बना, डीएनए से बना। जीन की असंख्य संरचनाएं आपस में लगती चली जाती हैं, गुणसूत्र बनकर आ जाता है। समझ आया कुछ? जब जीन की असंख्य संख्याएं आपस में लगती हुई चली जाएंगी, ये देखिए यहाँ पे, जब यहाँ पे जीन की असंख्य संख्याएं आपस में लगती हुई चली जाएंगी, ये देखिए ऐसे लगती हुई चली जाएंगी, तो क्या बनकर आ जाता है, गुणसूत्र बनकर आ जाता है। समझ में आ गया? अब ये समझिए ये कार्य कैसे करते हैं, ये इनका कार्य क्या होता है और ये कैसे करते हैं। मैंने कहा कि आपका रंग काला है, मेरा रंग मैंने कहा कि मेरा रंग काला है, आपका रंग गोरा है। मैंने कहा भाई ऐसे मत कहो, वरना आपके ऊपर मैं जो है केस कर दूंगी, आपके ऊपर मैं नस्लीय हिंसा का केस कर दूंगी। अब देखिए इससे बचत, अब इससे कैसे बचेंगे कि आप मेरे ऊपर केस मत करिए, इससे कैसे बचेंगे, तो बचने के लिए हम पहले ये जानते हैं कि आफ्टर ऑल मुझे ये कलर मिला कहाँ से, कैसे। मैंने कहा कि भाई साहब मुझे ये कलर कैसे मिला बताऊं, आपने कहा हाँ बताओ। मैंने कहा गुरु जीन जो है ना, ये जीन आपकी इंफॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम को दिया करता था। अब देखिए यहाँ पे बात है राइबोसोम का। राइबोसोम क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करता है, इसको मैंने आपको बताया था इसके पहले के वीडियो में, ठीक है। जीन जो है ये अपना इंफॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए किसको देता है, राइबोसोम के लिए देता है। अब राइबोसोम आपको मैंने बता दिया था राइबोसोम क्या है, ठीक है। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे छोटे दाने को राइबोसोम कहते हैं। मैंने बहुत अच्छे से राइबोसोम को विस्तृत किया कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगा होता है, दानेनुमा संरचना होती है, इसी को राइबोसोम कहते हैं। अच्छा, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम पर होता है। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होता है, राइबोसोम पे होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन कि आपके स्किन का कलर कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, ये प्रोटीन ओरिएंटेड है। जी हाँ, ये प्रोटीन ओरिएंटेड है। इस पूरे कार्य को करने में ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए और ट्रांसलेशन ऑफ डीएनए दो प्रक्रियाएं होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। अब देखिए यहाँ पे एक आपको नया शब्द मिला, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए और ट्रांसलेशन ऑफ डीएनए। इसको करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस को करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए और ट्रांसलेशन ऑफ डीएनए दो प्रक्रियाएं होती हैं। ये आपको नया टर्म सुनने को मिला। अब देखिए अब ये क्या कहानी है, तो समझिए ये जो जीन है कोड बनाया हुआ है, जीन कोड बनाया हुआ है, ये जीन कोड की वजह से कुछ विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन बनकर आएगा, ठीक है। ये जो जीन कोड है इसकी वजह से कुछ विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन बनकर आएगा और डीएनए अपनी सूचना उठा कर राइबोसोम तक भेजेगा, राइबोसोम तक अपनी सूचना भेजेगा। अब ये सूचना कौन ले जाएगा, तो देखिए आरएनए होता है। आरएनए 3 प्रकार की होती है। आरएनए क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी आगे, क्योंकि आरएनए होता है जो ये सूचना को ले जाता है। अब सूचना जाती कैसे है, जा कबूतर जा टाइप से, तो नहीं भाई, जैसे मैंने कह दिया जा कबूतर जा सूचना लेके जा, तो ऐसे नहीं जाती है। तो मैंने कहा भाई सुनिए अब ये कैसे जाती है। डीएनए क्या चाहता है, इसकी खबर आरएनए अपने ऊपर टेम्पलेट बनाकर ले जाता है। टेम्पलेट बनाकर डीएनए क्या चाहता है, इसकी खबर आरएनए टेम्पलेट बनाकर। अब ये टेम्पलेट क्या है, तो टेम्पलेट को आप एक सिंपल सी भाषा में जीरोक्स कह सकते हैं। जीरोक्स, जिस तरह से
आप किसी मशीन में पेज डालकर जीरोक्स करा लेते हैं, फ़ोटोकॉपी करा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार डीएनए की क्या ज़रूरत है, उसको आरएनए अपने ऊपर जीरोक्स कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है कि डीएनए को क्या ज़रूरत है। यही प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ट्रांसक्रिप्शन समझ में आया? डीएनए की आवश्यकताओं को आरएनए जब अपने पास ले लेता है, जीरोक्स कर लेता है, तो इसी को क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। मैंने कहा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर मुझे कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दीजिए, तो डॉक्टर आपको एक ट्रांसक्रिप्ट बना के देता है, एक पेज में ट्रांसक्रिप्ट लिख कर देता है, जिसके हिसाब से आपको दवाएं लेनी होती हैं। ठीक उसी तरह से आरएनए जो होता है ये डीएनए से सूचनाएं ले लेता है और आरएनए चल दिया। अब देखिए आरएनए 3 टाइप के होते हैं, एक आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, अब ये जब सूचना लेकर आता है आरएनए, तो इसमें जो एमआरएनए होता है जिसे मैसेंजर आरएनए कहता है, मैसेंजर आरएनए तक पहुँचे, बोलो भैया जाओ ये सूचना राइबोसोम तक पहुंचा दो। आरएनए की सूचना किसको देता है? मैसेंजर राइबोसोम को। मैसेंजर आरएनए को मैसेंजर आरएनए से बोलता है कि ये सूचना डीएनए का है और इसे ले जाकर राइबोसोम तक पहुंचा दो। सूचना राइबोसोम तक पहुंच गया। अब राइबोसोम क्या करेगा? सूचना पढ़ा आरआरएनए द्वारा, जो राइबोसोमल आरएनए है आरआरएनए, इसके द्वारा इसका जो देखिए, जब डॉक्टर कोई चीज़ लिखता है तो उसे कोई और पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। इसको केवल वही पढ़ सकता है जो मेडिकल स्टोर पे बैठा व्यक्ति है, वही पढ़ सकता है। हम और आप डॉक्टर की राइटिंग नहीं पढ़ सकते कि डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा है, उनका जो पेज है उसमें कौन सी दवा लिखी है, लेकिन मेडिकल स्टोर वाला इसे बड़ी आसानी से पढ़ लेता है। वही मेडिकल स्टोर का कार्य इसमें आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए कर रहा है। जो डीएनए की सूचना एमआरएनए लेकर आया है उसको कोई और नहीं पढ़ सकता। इसको पढ़ने का कार्य राइबोसोमल आरएनए द्वारा किया जाता है और इसको जो है राइबोसोम अच्छे से पढ़ ले, इसके लिए आरआरएनए द्वारा इस ट्रांसक्रिप्शन का जो है वो ट्रांसलेशन किया जाता है। आप समझ में आया? इस जो ट्रांसक्रिप्शन है उसका ट्रांसलेशन, जिस तरह से हम डॉक्टर से प्रेस्क्राइब पर्ची बनाकर लाए, मेडिकल स्टोर वाले के दिए, मेडिकल स्टोर वालों को दिए, मेडिकल स्टोर वाले इसे समझ गए। अब आपको खुद समझना है तो आप मेडिकल स्टोर वाले से कहेंगे कि भैया इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको आप हमें एक अलग से पर्ची में लिख कर दे दीजिए जिससे हमको समझ में आए कि इसमें क्या लिखा है। तो मेडिकल स्टोर वाला क्या करेगा? इसका ट्रांसलेशन करेगा, उसको हिंदी में या इंग्लिश में आप जैसे कहेंगे वो अपनी भाषा में, आपकी भाषा में, अच्छे लैंग्वेज में लिखेगा। ठीक वही कार्य आरआरएनए करता है, राइबोसोमल आरएनए करता है, इसका ट्रांसक्रिप्शन करता है, इस ट्रांसक्रिप्शन का क्या करता है? ट्रांसलेशन करता है। जैसे अब समझ में आया? अब ये जो भाषा थी ये राइबोसोम को समझ में आ जाए इसके लिए इसका ट्रांसलेशन करता है, जिससे राइबोसोम समझ आए। अब सुनिए, ये ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन ऐसी घटनाएं हैं शरीर में चली, उसके बाद जाकर आपके शरीर में जो है वो प्रोटीन बनकर आता है, आपके अनुसार प्रोटीन बनकर आता है। जब ये ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन की घटनाएं हमारे शरीर में जब ये प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन क्या मैंने समझाया? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जब ये प्रोसेस होता है उसके बाद ही आपके शरीर में आपके अनुसार प्रोटीन बनकर आता है। इसी प्रक्रिया को सेंट्रल ड्रोगोमा कहते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया है। समझ में आया? अब आपसे पूछा जाएगा कि सेंट्रल डोगोमा क्या है। ये क्वेश्चन अधिकतर बड़े एग्जामों में देखने को मिलता है। सेंट्रल डोगोमा क्या है? तो देखिए, जब ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया हमारे शरीर में चलती है उसके बाद जो प्रोटीन बनकर आता है, इसी प्रक्रिया को सेंट्रल डोगोमा कहते हैं। सेंट्रल डोगोमा कहते हैं। और यह प्रक्रिया कैसे होती है? तो प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू होती है। समझ में आ गया आपको? ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से समझ में आया। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए के द्वारा डीएनए के सूचनाओं को आरएनए के द्वारा अपने पास एकत्रित कर लिया जाना, फोटोकॉपी के रूप में रख लेना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और उस ट्रांसक्रिप्शन का आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए द्वारा ट्रांसलेट करना ही क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। समझ में आ गया? जिससे राइबोसोम उसे अच्छे से समझ सके। अब समझे? कुछ समझ में आया कि यहाँ पे प्रोडक्शन क्या हुआ है? प्रोटीन बन गया। समझ में आ गया? अब आगे क्या हुआ देखिए, गुणसूत्र क्या है। और देखिए एक बार हम इसको
रीडिंग कर लेते हैं। अब देखिए क्या है, हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जीन नाम, जिन नहीं है सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। जीन नाम जॉनसन द्वारा दिया गया है 1909 में। आपसे पूछा जाएगा जीन की खोज किसने की, जीन का नाम किसने दिया, तो जॉनसन ने जीन नाम दिया। कब दिया, 1909 में। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है। अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। जीन केवल डीएनए से बने होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, सिस्ट्रॉन, रिस्क और मटन। जेनेटिक कोड क्या है, तो डॉक्टर एस.जी. खुराना द्वारा विकसित किया गया है जेनेटिक कोड। अनुवांशिकता के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। अनुवांशिकता के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। अब देखिए विरासत का नियम क्या है, देखिए जेनेटिक्स क्या होता है, अनुवांशिकता का अध्ययन क्या है, ये मैं आपको बता दूं। इतना जितना मैंने आपको बताया इतना समझ में आया ना। अब हम देखते हैं अनुवांशिकता का लक्षण क्या। तो अनुवांशिकता वो है, देखिए जब एक, मान लीजिए मदर सेल है, ठीक, एक मदर सेल है, ये मदर सेल है, ठीक है। इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। यही 46 गुणसूत्र जब पेरेंट सेल में 23 के पेयर में टूट जाता है, इसी को अनुवांशिकता कहते हैं। इसी के कुछ गुण इसमें आ गए, इसी के कुछ गुण इसमें आ गए, इसी को अनुवांशिकता कहते हैं। आगे मैं आपको सेल डिवीजन में अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। अब देखिए विरासत का नियम क्या है, लॉ ऑफ हेरिडेंसी क्या है, तो मेंडल द्वारा विरासत का नियम दिया गया है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने 7 साल 1956 से 1963 के लिए बगीचे में मटर पर संकरण प्रयोग किया और जीवित जीवों के विरासत के नियमों का प्रस्ताव रखा। वंशानुक्रम यह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता से पूर्वजन तक गुणों को पारित किया गया, इसे अनुवांशिकता कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने अनुवांशिकता की खोज करने के लिए किस पे रिसर्च किया था, तो मटर पर रिसर्च किया था। कितने साल किया था, 7 साल किया था। इन्होंने देखा था कि एक मटर से दूसरे मटर का निर्माण किसमें होता है, कौन कौन से जीन ट्रांसफर होते हैं, इन सबको ही अनुवांशिकता का नियम कहा गया। अब देखिए जीन क्या है, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ देख लेते हैं। जीन अनुवांशिक सामग्री का एक टुकड़ा है जो किसी विशेष वर्ड के वंशानुक्रम को निर्धारित करता है, ठीक है। जीन इज द पीस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल दैट determine the heredity of a particular character, ठीक है। इट इज कैरिड बाय क्रोमोसोम इन द सेल न्यूक्लियस, या कोशिका केंद्रक में गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कैसे। यह एक डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। अनुवांशिक सूचना कोशिका डीएनए कैसे, मैंने आपको बताया था ना डीएनए कैसे है, जीन डीएनए कैसे है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था ना कि क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है, डीएनए जीन से बना, एक जीन का हिस्सा है तो जीन भी क्या हुआ, एक डीएनए ही तो हुआ। आनुवांशिक सूचना कोशिका नाभिक के भीतर होता है। यह प्रोटीन के उत्पादक में मतलब माध्यम से कार्य करता है, प्रोटीन उत्पादन के माध्यम से कार्य करता है। प्रोटीन कैसे बना, राइबोसोम में ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से, मैंने आपको अच्छे से बताया, ठीक है। अब देखिए गुणसूत्र की बात आती है। क्रोमोसोम क्या है, इसकी खोज स्ट्रासबर्ग द्वारा किया गया। प्रत्येक मानव की कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़े। अगर जोड़े के रूप में कहेंगे तो 23, और वैसे कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। सबसे बड़ा गुणसूत्र जो होता है वो ट्रिलियम नहीं है, ट्रिलियम, एक मिनट मैं यहाँ लिख देती हूँ, ट्रिलियम नामक एक पौधा होता है, ये एक पौधा है, इसकी ये सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है। कितना होता है, 60 mm इसकी मेजरमेंट, इसकी 60 mm के आसपास होती है। अब आप पूछेंगे जब ये सबसे बड़ा 60 mm है तो सामान्यतः कितना होता है, तो सामान्यतः 10 mm होता है। हम लोगों में सामान्यतः 10 mm पाया जाता है। और सबसे छोटा जो गुणसूत्र होता है वो शैवाल का होता है। XY ये पुरुष को निर्धारित करते हैं और XX महिला को निर्धारित करते हैं। इसी XY के द्वारा और XX के द्वारा निर्धारित होता है कि कौन पुरुष है कौन महिला है। अब देखिए गुणसूत्र क्या है, तो गुणसूत्र 1842 ईस्वी में कार्ल नगली ने पहली बार पौधे की कोशिकाओं में केंद्रक में मौजूद रॉड जैसी संरचना को अवलोकन किया। इसी को गुणसूत्र कहते हैं। ये कैसी संरचना होती है, रॉड जैसी संरचना होती है। गुणसूत्र नाभिक में मौजूद धागे जैसी संरचना है। गुणसूत्र जोड़े में मौजूद रहते हैं। मानव कोशिकाओं में 23 जोड़े ऐसे होते हैं जिन्हें 46 गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र डीएनए अणु और प्रोटीन से युक्त होते हैं। गुणसूत्र के भीतर जीन जोड़े होते हैं। ये कोशिका विभाजन, आनुवंशिकता, भिन्नता, उत्परिवर्तन, मरम्मत और उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक कोशिका में हर तरह के गुणसूत्र की एक जोड़ी होती है जिसे एक समरूप गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है। गुणसूत्र क्रोमैटिन से बने होते हैं। इसमें डीएनए और संबंध प्रोटीन का एक एकल अणु होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में सैकड़ों हजारों जीन होते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान एक गुणसूत्र की संरचना का सबसे अच्छा देखा जा सकता है, ठीक है। कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र की जो संरचना होती है वो सबसे अच्छा देखा जा सकता है। यहाँ पे देखिए आप गुणसूत्र की संरचना या कोशिका विभाजन के दौरान बना हुआ गुणसूत्र है। आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया है
टीलोमियर। मान लीजिए गुणसूत्र की संरचना, देखिए गुणसूत्र की संरचना तो एकदम जो बीच में है इसे सेंट्रोमियर कहते हैं। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है सेंट्रोमियर क्या है, तो गुणसूत्र के बिल्कुल बीच की संरचना सेंट्रोमियर कहलाती है, तथा टेलोमियर किनारे किनारे यानी टेल के साइड उपस्थित संरचना क्या कहलाती है, टेलोमियर कहा जाता है। इसी गुणसूत्र के ब्लैक वाले भाग को हेरोक्रोमैटिन बेस और वाइट वाले भाग को यूक्रोमैटिन बेस कहा जाता है। ये इतना क्रोमैटिन बैंड और यूकैरोमैटिन बैंड ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टीलोमियर और सेंट्रोमियर जो है ये इंपॉर्टेंट है। बीच वाले भाग को सेंट्रोमियर और साइड में यानी टेल के साइड जो बने हैं उन्हें टीलोमियर कहा जाता है। ठीक है, ये 3 भागों में बटा होता है, क्रोमैटिड, सेंट्रोमियर और टेलोमियर। समझ में आ गया। अब देख लीजिए कौन से जीव में कितना गुणसूत्र पाया जाता है और उनका वैज्ञानिक नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए मॉस्किटो यानी कि मच्छर में 3 गुणसूत्र, हाउस फ्लाई में 6, हाउस फ्लाई यानी मक्खी, गार्डन ओनियन में 8, टोड में 11, राइस में 12, फ्रॉग में 13, एलिगेटर में 16, कैट में 19, हाउस माउस में 20 और राइसस मंकी में 21, वीट में 21, ह्यूमन में 23, पोटैटो में 24, कैटल में 30, डंकी में 31 और हॉर्स में 32। यहाँ पे आपको ये जोड़े दिए हुए हैं, सिंगल नहीं है, ये जोड़े हैं। 3 दिया हुआ है, इसका मतलब 3 पेयर है, यानी कि 6 मान लीजिए मॉस्किटो में 6, ये पेयर के रूप में दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कौन से, कभी कभी इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट दे देता है कि कौन से एनिमल में कितना गुणसूत्र पाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो देख लीजिए, एक आपसे कभी कभी हॉर्स पूछ लेता है, पोटैटो पूछ लेता है, वीट पूछ लेता है, ह्यूमन का तो आपको पता है 46 होता है, कैट पूछ लेता है, फ्रॉग पूछ लेता है, राइस पूछ लेता है। इन सबको अधिकतर पेपर में पूछ लिया जाता है कि राइस में कितने हैं, तो राइस में कितने हैं 12, राइस में कितने हैं 12, फ्रॉग में कितने हैं 13 यानी कि 13, एलिगेटर में 16, कैट में 19, हाउस माउस में 20, राइसस मंकी में 21, वीट में 21, ह्यूमन में 23, पोटैटो में 24, कैटल में 30 और डंकी में 31 और हॉर्स में 32। ये गुणसूत्र की संख्या है जो पेयर में दिया हुआ है। आप अगर आपसे 3 देखने को मिलता है, मॉस्किटो में 3, अगर ऑप्शन में 3 नहीं दिया हो तो 6 जरूर दिया होगा, क्योंकि ये पेयर में दिया होगा। उम्मीद है आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई है, अगर आपको नहीं आई है कुछ भी समझ में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।